जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर 100% कमांड हो और किसी भी कंपटीशन में 100% मार्क्स आप प्राप्त करें, इसके लिए साइंटिफिक मेथड से श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे आपकी तैयारी कराई जाती है। प्ले स्टोर से जाके श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें या www.shyamsharmaclasses.in पे जाके डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, बैंक पीओ हो, सीपीओ हो, रेलवे, सीएपीएफ, डिफेंस, आईएएस, टॉफेल, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, पीसीएस, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स और बुक्स, ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जब लाइव कोर्स, जैसे ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 15 नवंबर को, इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो इसके साथ साथ पहले वाले जो लाइव कोर्स चल रहा है उसमें भी इनरोलमेंट होता है, और जो क्लास में, जैसे ये वाला कोर्स में भी इनरोलमेंट हो जाएगा, और जो क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोज हैं इसमें भी इनरोलमेंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फी आपको अलग से नहीं देना पड़ता है। सारे कोर्स में आपको पांचों टॉपिक्स को इंग्लिश के जो होते हैं वो कराई जाती है तैयारी, ताकि संपूर्ण ज्ञान हो। जैसे ग्रामर में सारे टॉपिक डिटेल में होते हैं, इसका पीडीएफ पहले दिया जाता है। वोकेबलरी में एक एक वर्ड को रूट से या सिलेबल को तोड़ के आपको याद करा दिया जाता है, सारे वोकेबलरी के टॉपिक्स को। इसके बाद इन दोनों को इस तरह से मिलाया जाता है कि आपका लिखना और पढ़ना, बोलना तीनों आसान हो जाए, यानी कि पांचों सेक्शन, ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग और ओरल कम्युनिकेशन, ये पांचों सेक्शन आपका अच्छा हो। इसलिए हम आपको 8 महीना टाइम लेते हैं, लेकिन कोर्स की वैलिडिटी 2 साल तक है। आप 2 साल तक कोर्स देख सकते हैं, और लाइव जो होता है 2 वे कम्युनिकेशन है, आपस में एकदम ऐसे लगेगा जैसे आपके घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करेंगे हम लोग सिनोनिम से। उसके बाद पैसेज और ग्रामर दोनों को पढ़ेंगे, और खूब मन लगा के पढ़िए, एक एक वर्ड को अच्छे से समझिए। जैसे सेंटेंस को, हाँ बहुत बढ़िया, जैसे सेंटेंस को हम तोड़ते हैं ना कई चंक में, वैसे शब्दों को भी तोड़ेंगे कई सिलेबल्स में, और वहीं से हम लोग एक एक शब्द को लिंक करके समझेंगे। तो आप सब तैयार हैं? क्लास शुरू की जाए। हाँ, अपने अपने नोटबुक खोल लीजिए और लिखिए सिनोनिम सेट नंबर 13। ये सेट नंबर 13 आज करेंगे दोस्तों। जैसे सेंटेंस को कल हमने बताया था ना कि चंक बाई चंक, यानी कि टुकड़ों में पढ़ते हैं, है ना। जैसे सेंटेंस को चंक बाई चंक, टुकड़ों में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वाह। सब लोग अपना नोटबुक खोल के लिखिए। बहुत बढ़िया। सेंटेंस को जैसे चंक बाई चंक करके, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आज दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मन लगा के पढ़ो बेटा। 20 दिन 25 दिन के अंदर में ही आप लोग का लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा, एक एक एग्जाम निकलेगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो जैसे सेंटेंस को टुकड़ों में करके तोड़ेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, वैसे वर्ड को सिलेबल बाय सिलेबल, सिलेबल में तोड़ेंगे। एक सिलेबल मतलब एक वोवेल साउंड, 2 सिलेबल मतलब 2 वोवेल साउंड, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड एक ही सिलेबल के होंगे तो एक ही वोवेल साउंड होगा। जैसे ब्रिज है, ये एक सिलेबल का है, ब्रिज जो है एक सिलेबल का है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रिज पढ़ेंगे। इसको लिखिए, पहला वर्ड लिखिए ब्रिज। पहला वर्ड लिखेंगे ब्रिज। क्या लिखा? ब्रिज। और इसको ब्रिज बोलेंगे, ब्रिज। ब्रिज नहीं कहेंगे, ब्रैच नहीं कहेंगे, ब्रिज कहेंगे। ब्रिज बोलो, ब्रिज बोलो। क्या बोलेंगे? ब्रिज।
क्या बोलेंगे? ब्रीच। और ब्रीच का मतलब होता है कानून तोड़ना, कानून का उल्लंघन करना, कानून तोड़ना। सब लोग हिंदी लिखिए। ब्रीच का मतलब हुआ कानून तोड़ना, कानून का उल्लंघन करना। अब इसमें सबसे पहले आप आंसर ढूंढिए कि कानून तोड़ने के लिए कौन सा वर्ड होगा। इसके बाद इसको याद करने के लिए बताएंगे। इसमें पहले बताओ कौन सा वर्ड होगा। कानून तोड़ने के लिए डियर ट्राइब बोलेंगे, मेस बोलेंगे, हार्मलेस बोलेंगे, प्रिजर्वेशन बोलेंगे, फोरे बोलेंगे, इमैच्योर, अनटायरिंग या इम्पॉलिटिक, एलेज या वायलेट। तो बोलते हैं ना कि रोड पे नियम का ध्यान रखें, वायलेशन ना करें। वायलेशन, रोड का वायलेशन, वायलेंस नहीं कह रहे हैं, वायलेट। वायलेट करना मतलब नियम को तोड़ना। तो पहला का जो सही जवाब हो जाएगा वायलेट होगा। तो इसको हम ब्रिज को ब्रेक से याद करेंगे। इसका जो लिंक वर्ड है ना, लिंक वर्ड जो है जिसे लिंक से याद करना है, तो ब्रेक से याद कर सकते हैं आसानी से, है ना। और दूसरा तरीका है लिंक करने का कि कोई भी वर्ड है, तो अब ये तो चूंकि एक ही सिलेबल का है, तो इसी में से कोई एक ऐसा वर्ड निकालिए जो आप पहले से जान रहे हैं। तो ब्रिज में ईच आप पहले से जान रहे हैं, ब्रिज लिखा है ना, तो BREACH, तो ईच आप पहले से जान रहे हैं। तो जो बात पहले से आपके मेमोरी में है, उसी शब्द के साथ नए शब्द को जोड़ना ही मेमोरी लिंकअप कहलाता है। मेमोरी लिंकअप का मतलब क्या हुआ कि जो शब्द आपके मेमोरी में पहले से है, पहले से कोई शब्द जो है, जैसे पहले से जो शब्द है इसको पहले तोड़ना है। जैसे ब्रिज है तो ब्रे इच, तो इच वर्ड हमें पहले से दिमाग में है, इच वर्ड हमारे दिमाग में पहले से है। अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो ब्रिज पहले से मेमोरी में हमारे दिमाग में है ना, आप सारे बच्चों के दिमाग में है ना कि ईच का मतलब प्रत्येक होता है। तो ईच पहले से है और ब्रिज को हमें लिंक करना है, यानी मेमोरी में हमारे पहले से ईच था और ब्रिज हमारे लिए नया वर्ड है, तो उससे हम इसको जोड़ेंगे, है ना। उसी से इनको जोड़ने का काम करना है हमें। तो अगर मैं कहूं कि each person is breaching the rules of road, क्या बोलेंगे? each person मतलब प्रत्येक व्यक्ति, each is breaching या each breach the rules of road, each breach the rules of road। बोलो each breaches the rules of road, बोलिए each breaches the rules of road, each breach, each is breaching, प्रत्येक लोग रूल को तोड़ रहे हैं। तो each पहले से था, ब्रिच नया वर्ड है। each is breaching the rules of road, बोलेंगे सब लोग एक बार फिर से बोलिए each breach the rules of road, each breach the rules of road, each breach the rules of road। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो each breach, याद हो जाएगा। तो पहले से जो वर्ड में कोई वर्ड है ना, सिलेबल है, उसी को, जो परिचित वर्ड है उसी को निकाल के हमें लिंक करना है दोस्तों। तो ब्रिज का हो गया, वायलेट करना। अब इसके लिए क्या क्या वर्ड आपको पहले से पता है, जरा सा हम लोग यहाँ देखते हैं। तो एक वर्ड आपने लिखा था ट्रांसग्रेशर। ट्रांसग्रेशर का मतलब होता है अपराधी, होता है ना, पढ़ा था आपने। ट्रांसग्रेशर का मतलब अपराधी। मैंने आपको लिखाया था ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब अपराध लिखाया था ना। ट्रांसग्रेशन मतलब अपराध, फेलोनी का मतलब महाअपराध, क्राइम, सीन, वाइस लिखाया था ना। तो ट्रांसग्रेशन लिखा था, तो यहाँ ट्रांसग्रेस लिखिएगा। ट्रांसग्रेस का मतलब ही होता है, ट्रांसग्रेस का मतलब ही होता है वर्ब है ब्रीच करना। जैसे इच ब्रीच हो गया। एक वायलेट यहाँ पे लिखा है, वायलेट, ये सब वर्ब है, तो वर्ब का सिनोनिम वर्ब होगा। तो ब्रीच, ट्रांसग्रेस, बोलो ट्रांसग्रेस। तो अब ये ट्रांसग्रेस कहाँ से याद रखेंगे? जो आपने ट्रांसग्रेशन पढ़ा था, अपराध, वो नाउन था, ट्रांसग्रेस हो गया जो कानून तोड़ता है, नियम तोड़ता है,
उसको ट्रांसग्रेशर बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे। और ट्रांसग्रेस जो हो जाएगा ये अपराध करना हो गया, मतलब नियम को तोड़ना हो गया। एक वर्ड आपने पढ़ा है क्राइम मतलब अपराध, क्रिमिनल मतलब कि अपराधी। तो इनक्रिमिनेट का मतलब ये हो जाता है अपराध करना, कानून तोड़ना। इनक्रिमिनेट लिखिए बेटा, दूसरा वर्ड इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट ये देखिए क्राइम से याद रखिएगा। इनक्रिमिनेट इसका मतलब भी हो जाता है कानून तोड़ना। इनफ्रिंज जो बोलते हैं, इनफ्रिंज का मतलब भी होता है कानून तोड़ना। इनफ्रिंज अगला वर्ड लिखिए और सारे में लिखिएगा वर्ब, ये सब वर्ब है। एक लिखेंगे और वर्ड कॉन्ट्रावेन। कॉन्ट्रावेन का मतलब ही कानून तोड़ना होता है। और एक और लिख लीजिएगा फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब ही होता है कानून तोड़ना, कानून का उल्लंघन करना। तो कितने वर्ड हो गए? ब्रीच, ट्रांसग्रेस, वायलेट, इनक्रिमिनेट, इनफ्रिंज, कॉन्ट्रावेन और फ्लाउट। इस सब का मतलब हो जाएगा कानून तोड़ना, कानून का उल्लंघन करना, नियम तोड़ना। और ये सब वर्ब हैं। अब सारे वर्ड्स को अगर हमें याद करना है तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तो जैसे हमने क्या किया कि ब्रिज था, हम बोल भी रहे हैं सही से। देखो BRI नहीं है, BRE है, तो ब्रिज बोलेंगे। ब्रिज क्या बोलेंगे? ब्रिज, ब्रिज बोलेंगे। तो हम स्पेलिंग भी सही लिखेंगे, ब्रिज बोलेंगे। आपको बताया था ना कि आई हो तो बी बोलेंगे, ब्रिज। ब्रैच ए हो तो IE A में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सही ब्रिज। ब्रिज क्या बोलेंगे? ब्रिज। तो और हम मेमोरी लिंकअप कैसे किए, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। हम इस पार्ट को अलग कर दिए क्योंकि इच हमें पहले से पता था। तो हम बोलेंगे इच ब्रिज हेयर। यहां सब लोग कानून तोड़ते हैं। इच ब्रिज हेयर, इच ब्रिज। हालांकि इच है तो ब्रिचेज होगा, लेकिन आपको याद करने के हिसाब से बता रहे इच ब्रिज, इच ब्रिज, इच ब्रिज। तो इच हम यही वर्ड से लिंकअप करना है, यही वर्ड में से कोई पार्ट को उठा के हमें इसको सही करना है दोस्तों। सही है, इच ब्रिज। अगला है ट्रांसग्रेस। तो ट्रांसग्रेस का मतलब ही होता है अपराध करना। और इसके लिए जो वर्ड आपने लिखा था ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसग्रेशन का मतलब हो जाएगा अपराध। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब अपराध हो जाएगा, नाउन। और ट्रांसग्रेशर का मतलब हो जाएगा अपराधी। अब हमें पता नहीं कि ट्रांसग्रेशर आएगा या ट्रांसग्रेशन आएगा या ट्रांसग्रेस आएगा, कोई भी आएगा हम समझ लेंगे कि नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, ये हमें समझना है। तो ये हमारा वर्ब है, ट्रांसग्रेशन नाउन है, कॉमन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि एक्शन है। ट्रांसग्रेशर हमारा कॉमन नाउन है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसग्रेशर यानी अपराधी, ऑलवेज ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेशर्स ट्रांसग्रेस। बोलो ट्रांसग्रेशर्स ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेशर्स ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेशर ट्रांसग्रेस। यानी अपराधी अपराध करते हैं, कानून तोड़ते हैं। अगला है वायलेट। तो अगर आप वायलेट करेंगे तो ये एक तरह का वायलेंस होगा। तो वायलेंस हमें पहले से पता है, वायलेंस हमें पहले से पता है कि वायलेंस का मतलब हिंसा होता है। वायलेंस, नॉन वायलेंस है कि नहीं? वायलेंस और नॉन वायलेंस। तो वायलेंस का मतलब हिंसा होता है और वायलेट करना मतलब हिंसा करना, मतलब नियम को तोड़ना। तो ये हो जाएगा हमारा नाउन और ये हो गया हमारा वर्ब। तो वायलेंस हमें पहले से पता है। अगर हम कह रहे हैं अगर आप कोई नियमों को वायलेट करते हैं, वो एक तरह का वायलेंस है। फिर से बोलिए मेरे साथ, अगर आप कोई संस्थान के सड़कों पे या हर जगह नियम है, हम नियम से बंधे हुए हैं, तो अगर आप कहीं भी किसी भी संस्थान के रूल्स को अगर वायलेट करते हैं तो आप वायलेंस कर रहे हैं। क्या हमें कभी भी रूल्स को वायलेट करना चाहिए? क्या हमें कभी भी रूल्स को वायलेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा? वायलेंस होगा। और महात्मा गांधी क्या कहते थे कि वायलेंस हमेशा गलत है और वो एक नॉन वायलेंस
के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। नॉन वायलेंस अहिंसा, वायलेंस हिंसा। हमें कभी भी किसी तरह का वायलेशन नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वायलेट, दिस इज वायलेंस। और वायलेंस क्या है? पाप है। तो पाप के लिए क्या क्या पढ़ा था आपने वर्ड? बोलो क्या पढ़ा था? मैं गिन रहा हूं, बोलो। वायलेंस के लिए क्या पढ़ा था? पाप के लिए 3 पढ़ा था ना? 3 पढ़ा था। और सिनफुल का मतलब क्या हो जाता है? पापी। बोलिए 3 पाप, सिनफुल पापी पढ़ा था। वाइस का मतलब पाप और विशियस का मतलब पापी पढ़ा था बेटा। वाइस नाउन, विशियस पापी पढ़ा था। फेलोनी का मतलब अपराध, फेलोनी, और फेलोन का मतलब अपराधी। फेलोन अपराधी हो गया, महाअपराधी, और फेलोनी हो गया महाअपराध। क्राइम क्रिमिनल, वाइस विशियस, सीन सिनफुल। तो यहीं से वायलेट हो जाएगा, वायलेटर हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा। पढ़ा था ना? रिकॉल हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब दे रहे हैं। 3 का मतलब पाप, सिनफुल का मतलब पापी, वाइस का मतलब पाप, विशियस का मतलब पापी, फेलोनी का मतलब अपराध, फेलोन का मतलब अपराधी। समझ रहे हैं? ट्रांसग्रेशन का मतलब पाप, ट्रांसग्रेशर का मतलब अपराधी, और ट्रांसग्रेस करना। समझ रहे हैं? लिंकअप हो रहा है आसानी से। अगला देखिए, अगला है इनक्रिमिनेट। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसमें से कोई पार्ट को अलग करना होगा, जो पार्ट आपको पहले से आपके मेमोरी में है, माइंड में है, उससे हमें इसको लिंकअप करना है। ठीक है ना? ब्रीच हो गया, वॉयलेट हो गया, ये दोनों वर्ड ओके हो गया। ईच ब्रीच, ईच ब्रीच, और वॉयलेट को हमने लिख लिया, वॉयलेशन, वॉयलेंस से जोड़ दिया। इनक्रिमिनेट, तो यहाँ पे देखो क्राइम तो आपको पता है ना, क्राइम और क्रिमिनल ये पहले से हमें पता है। तो क्राइम से इसको जोड़िएगा। अगर आप किसी भी संस्थान में नियमों को इनक्रिमिनेट करते हैं, अगर किसी भी संस्थान में अगर आप नियमों को इनक्रिमिनेट करते हैं, तो ये क्या होगा? क्राइम होगा। और ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये क्रिमिनल्स के लिए है। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इनक्रिमिनेट करते हैं, उनका काम क्राइम करना है। तो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इस सेंटेंस को ऐसे बनाइए तो याद हो जाएगा। क्रिमिनल का काम है क्राइम करना, तो क्रिमिनल ही इनक्रिमिनेट करेंगे। जो जेंटल लोग होंगे वो कभी इनक्रिमिनेट नहीं करते। तो हमने इस वर्ड में क्राइम को अलग किया, क्योंकि क्राइम हमारे मेमोरी में पहले से था। तो जो पहले से है उसी के साथ नई चीजों को, नए वर्ड्स को जोड़ना ही मेमोरी लिंकअप होता है। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह से फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ। क्रिमिनल क्या करता है? क्रिमिनल क्या करता है? इनक्रिमिनेट करता है। ट्रांसग्रेशर क्या करता है? इनक्रिमिनेट करता है। तो हम क्रिमिनल से याद रखेंगे, क्रिमिनल इनक्रिमिनेट करता है और इसे हम क्राइम कहते हैं। और इसके लिए आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत उस पे एलीज करके, उसे एलीज करके, एलीज मतलब आरोप लगा के उसको पनिश किया जाता है। सही है? बोलो, क्रिमिनल क्या करता है? इनक्रिमिनेट करता है। ट्रांसग्रेशर्स क्या करता है? ट्रांसग्रेस करता है। समझ रहे हैं ना? अगला जो वर्ड है उसको लिखिएगा, इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब हो गया कानून तोड़ना। अब इसको हमें लिंकअप करना है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिंकअप करेंगे। हम कैसे लिंकअप करेंगे इसको जरा देखिए। कोई ऐसा वर्ड है जिसके साथ इसको आप लिंक कर सकते हैं? तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल से मिल रहा है कोई वर्ड जो हमारे मेमोरी में है। तो कुछ वर्ड्स को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। इनफ्रिंज का मतलब, इनफ्रिंज का मतलब होता है कानून तोड़ना। तो हम अगर हम कह रहे हैं इनफ्रिंज, तो इसमें इसको ऐसे याद करिए। इनफ्रिंज को फिंगर, पता है ना, फिंगर का मतलब उंगली होता है। फिंगर का मतलब होता है उंगली। तो फिंगर वर्ड हमारे मेमोरी में पहले से है।
है ना। फिंगर का मतलब सबको पता है, उंगली कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, कोई भी बॉडी पार्ट कॉमन नाउन, फिंगर, फिंगर्स काउंटेबल है। तो हम कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, आप किसी को अगर फिंगरिंग कर रहे हैं, कोई आदमी सीधा साधा अपना रास्ते से जा रहा है, अपना काम कर रहा है, अपने आप में रह रहा है, और उसको अगर आप फिंगरिंग कर रहे हैं, एक तरह से ये इन्फ्रिंजमेंट है, एक इन्फ्रिंज है। तो फिंगर करना, फिंगरिंग करना, एक तरह से आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं कि कोई आदमी का राइट है कि वह शांति से अपना काम करे, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और कोई आदमी अगर उसको फिंगरिंग कर रहा है, मतलब कानून तोड़ रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स को ट्रांसग्रेस कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। तो फिंगरिंग से हम याद कर सकते हैं, आप किसी को फिंगरिंग कर रहे हैं मतलब आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम पढ़ेंगे ना तो याद रहेगा। हमारा ग्रामेटिकल क्लास भी पहचान रहे हैं कि ये वर्ब है। शब्दों को भी याद कर रहे हैं हम कि एक वर्ड है जो हमने पढ़ा कि ब्रीच का मतलब हो गया कानून तोड़ना। तो ईच ब्रीच, वायलेट करना एक तरह का वायलेशन है। तो ब्रीच हमारे पास हो गया, वायलेट हो गया, इनक्रिमिनेट हो गया, ट्रांसग्रेस था, ये सब हो गया कानून तोड़ना। कॉन्ट्रावेन, तो कॉन्ट्रा तो आपने पढ़ा है, कॉन्ट्राडिक्ट करना, किसी के बात को खंडन करना। तो कॉन्ट्रा का मतलब ही अगेंस्ट होता है, तो रूट ही है। कॉन्ट्रा तो आपने पढ़ा भी था कि कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट होता है, कॉन्ट्रा मतलब होता है अगेंस्ट, ये रूट वर्ड है या एंटी। तो कॉन्ट्राडिक्ट आपने कल भी पढ़ा था कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी के बात को खंडन करना, रिफ्यूट करना, इनवैलिडेट करना। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रावेन कह रहा हूं तो सिंपल मतलब हो रहा है कि अगेंस्ट में मतलब जाएगा। कॉन्ट्रावेन करना इसका मतलब कि कोई जो नियम है उसके विरुद्ध जाना। अगेंस्ट, कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट, तो जो भी नियम है उसको आपको फॉलो करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, यानी उसको कॉन्ट्रावेन नहीं करना है। तो कॉन्ट्रा से याद रहेगा, कॉन्ट्रा जहां भी रहेगा कॉन्ट्रास्ट होगा, विरोधाभास होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, कॉन्ट्रावेन होगा। तो कॉन्ट्रा जब भी होगा तो अगेंस्ट या अपोज के सेंस में आएगा। तो कॉन्ट्रा वर्ड से याद रखिएगा, जो रूट हमने लिखा भी था पहले। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्लाउट। तो फ्लाउट को आप याद रखेंगे फाउल से, फाउल होता है ना, फाउल का मतलब क्या होता है, फाउल का मतलब होता है गलत, फाउल बोलते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप सड़कों के नियमों को फ्लाउट कर रहे हैं, ये फाउल है, ये गलत है। तो फाउल से फ्लाउट याद रखेंगे, क्राइम से इनक्रिमिनेट याद रखेंगे, ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशर से ट्रांसग्रेशन याद रखेंगे, समझ रहे हैं। वायलेंस से वायलेट को याद रखना है, और इच से ब्रिज को याद रखना है। और इस तरीके से हमारा ये पहला वर्ड पूरा होता है। तो बताओ एक बार, कानून तोड़ने के लिए क्या हम बोलेंगे, बोलो जोर से बोलो, कानून तोड़ने के लिए क्या बोलेंगे, ब्रिच। क्या बोलेंगे, ब्रिच, इच ब्रिच। और वायलेट करना एक तरह का क्या है, वायलेशन। तो कानून तोड़ने के लिए क्या होगा, वायलेट करना। कानून तोड़ने के लिए क्या हो गया, ट्रांसग्रेस करना। कानून तोड़ने के लिए क्या हो गया, इनक्रिमिनेट करना। कानून तोड़ने के लिए क्या हो गया, इन्फ्रिंज करना। कानून तोड़ने के लिए क्या हो गया, कॉन्ट्रावेन करना। कानून तोड़ना, फ्लाउट करना। लिंकिंग वर्ड क्या है, ब्रिच, इच ब्रिच। वायलेट करना वायलेशन का काम है, और वायलेंस कभी भी महात्मा गांधी को पसंद नहीं था, क्योंकि वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे, वो कभी भी वायलेट नहीं करते थे। ट्रांसग्रेशर, अपराधी का काम है ट्रांसग्रेस करना, और यह एक तरह का ट्रांसग्रेशन है, अपराध है, सीन है, वाइस है, फेलोनी है। क्राइम करना, क्राइम जो है, क्रिमिनल जो है वो इनक्रिमिनेट करते हैं, और यह एक क्राइम है। तो क्राइम, क्रिमिनल से याद रखेंगे इनक्रिमिनेट को। फिंगरिंग से याद रखेंगे इन्फ्रिंजिंग को। किसी को फिंगरिंग कर रहे हैं सीधे साधे आदमी को, मतलब आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं उसके फंडामेंटल राइट्स को। कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट होता है, तो कोई भी नियम के अगेंस्ट में ना जाए, कॉन्ट्रावेन ना करें। और कोई भी नियम को फ्लाउट कर रहे हैं, ये फाउल है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड लिखिए सिनोनिम का। नेक्स्ट वर्ड, इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो, 18 तारीख को आप सबको एग्जाम देना है एयरफोर्स का।
उस समय के पहले पूरा का पूरा 20 मार्क्स 4 मार्क्स का पैसेज भी बनाना सीख लेंगे, सिनोनिम भी सीख लेंगे, एंटोनिम भी पूरा कर देंगे, और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो पूरा हो ही चुका है। इसका आप टेस्ट रोज आपसे देंगे, और लगातार मतलब 50-50 क्वेश्चन का सेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाइए। सिनोनिम भी शुरू कर दिए, क्योंकि सिनोनिम भी 12 सेट हम लोग का हो गया है, 13वां सेट चल रहा है आज। और इसके बाद आपका पैसेज तो रोज चल रहा है, 2-4 पैसेज और करेंगे, आपको आसानी से इसको बनाना आ जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखिए, इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन, परेशानी। देखो पहले इसका हिंदी मीनिंग, इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन, परेशानी। और इस तरह जो ऑप्शन है इससे मिलान करना है, मैच करना है। तो परेशानी और उलझन, गड़बड़ी को, परेशानी में है, उलझन में है, गड़बड़ी में है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही सिनोनिम सिमिलर मीनिंग देगा, आप जरा बताइए। बताइए, दिमाग लगाइए सब लोग। देखो इम्ब्रोग्लियो का मतलब परेशानी हो गया, उलझन हो गया, और इसका जो सिमिलर मीनिंग दे रहा है एकदम ठीक सामने वाला, मेस। बोलते हैं ना, मेस मत करो, मैं बड़ा मेस में हूं, सब चीजें मेस हो चुकी है, मतलब उलझन वाली स्थिति है। तो उलझन मतलब सब कुछ उलझ के रह गया है। तो यहाँ पे लिखिए इम्ब्रोग्लियो, पहले सब सिनोनिम लिखिए इम्ब्रोग्लियो, फिर इसको लिंकअप करेंगे। दूसरा लिखिए मेस। अच्छा, ये मेस का मतलब भोजनालय भी होता है, जहाँ मेस में खाना खाते हैं ना, स्पेलिंग सेम रहता है। तो इस मेस में सब कुछ मेस हो चुका है, तो स्पेलिंग एक ही होगा। इस भोजनालय में सब कुछ मेस हो चुका है, उलझन में है, अव्यवस्थित है, क्यों से। तो मेस स्पेलिंग एक ही होता है, चाहे भोजनालय भी बोलेंगे तो मेस ही बोलेंगे, और जो आप ये बोलते हैं उलझन वाली बात, वो भी मेस ही होता है। उलझन मतलब अव्यवस्थित है सब चीज। इसके अलावा आप इंटेंगलमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब नाउन है, तो नाउन बना के लिख रहे हैं इंटेंगल से इंटेंगलमेंट। एक वर्ड आप जानते हैं केओस, इसका मतलब भी अव्यवस्थित होता है, इंटेंगलमेंट है, इंटेंगल से बना इंटेंगलमेंट, केओस। ठीक है, देखिए बाकी कॉमन वर्ड्स होता है कि डिफिकल्टी, इसका मतलब ही हो जाएगा परेशानी, उलझन। अब ये सारे वर्ड्स को लिख लें, इम्ब्रोग्लियो, मेस, इंटेंगलमेंट, केओस, मडल, डिफिकल्टी, ये सब का मतलब होता है उलझन, परेशानी, अव्यवस्थित। अब ये सारे वर्ड्स को हमें याद करना है, तो कैसे मेमोरी लिंकअप करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ के देखते हैं। इम्ब्रोग्लियो, तो इम्ब्रोग्लियो में कोई ऐसा वर्ड है जो आपको पहले से पता है? इम्ब्रोग्लियो, तो इम्ब्रोग्लियो में एक कॉमन वर्ड हम लोग बोलते हैं ना, ब्रो। ब्रो भाई को, मतलब इस, हालांकि ये स्लैंग वर्ड है, ग्रामर का वर्ड नहीं है, लेकिन हम ब्रो बोलते हैं भाई के लिए, ब्रदर ना बोल के हम शॉर्ट में बोल देते हैं ब्रो। तो इसमें एक ब्रो जो वर्ड है ना, ये कॉमन बोलचाल की शब्द है जो हम यूज करते हैं, ये हमारे मेमोरी में है। तो चलो इसी से फायदा उठाते हैं और इसको जोड़ के देखते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, इम्ब्रोग्लियो है तो कैसे जोड़िएगा, जोड़ के बताइए। हम कह सकते हैं ना, माई ब्रो इज इन इम्ब्रोग्लियो, कैसे बोलेंगे, माई ब्रो इज इन इम्ब्रोग्लियो। तो इसके लिए लिंकिंग वर्ड हो गया ब्रो, मेरा भाई उलझन में है, माई ब्रो इज इन इम्ब्रोग्लियो। कैसे, एक बार फिर से बोलो, माई ब्रो इज इन इम्ब्रोग्लियो, वेरी गुड। और जोर से बोलो, माई ब्रो इज इन इम्ब्रोग्लियो। फिर से बोलिए, माई ब्रो इज इन इम्ब्रोग्लियो। फिर से बोलेंगे, माई ब्रो इज इन इम्ब्रोग्लियो, और सही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हम स्पेलिंग भी सही लिख पाएंगे। माई ब्रदर इज इन इम्ब्रोग्लियो, माई ब्रदर इज इन इम्ब्रोग्लियो। बोलो, माई ब्रदर इज इन इम्ब्रोग्लियो, सही है। तो लिंकिंग वर्ड हो गया ब्रो, और इम्ब्रोग्लियो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रामेटिकल क्लास साथ में लिखते रहिएगा,
ये सब हमारा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारे। अब दूसरा मेस है, तो मेस हमारे दिमाग में उलझन वाला मेस है या नहीं, लेकिन ये वाला मेस हमें पता है कि मेस का मतलब भोजनालय होता है, रेस्टोरेंट होता है। तो मेस का मतलब भोजनालय है। आज मेस में सब कुछ मेस है, आसानी से याद हो जाएगा। आज मेस में सब कुछ मेस है, इसलिए आज खाना सबको सर्व नहीं किया जाएगा। बोलो, क्या आज मेस में सब कुछ मेस है? हाँ जी सर, आज मेस में सब कुछ मेस है। आज खाना टाइम से नहीं मिलेगा या नहीं ही मिलेगा। क्या मेस में हमेशा सब कुछ मेस ही रहता है? नहीं 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 नहीं, हमेशा इस मेस में सब कुछ मेस नहीं रहता है। आज थोड़ी चीजें मेस हो गई है, यानी अव्यवस्थित हो गई है। ठीक है, मेस में हमेशा सब कुछ मेस नहीं रहता, तो मेस से मेस याद रहेगा, अव्यवस्थित। ब्रो से इम्ब्रोग्लियो, माई ब्रो इज इन इम्ब्रोग्लियो, मेरा भाई मुसीबत में है, उलझन में है, परेशानी में है। अगला है इंटेंगलमेंट। तो इंटेंगल का, ये इंटेंगल जो है, ये वर्ड हम पहले से भी जानते हैं। इंटेंगल करना मतलब कोई चीज को उलझाना, इंटेंगल करना मतलब उलझाना, ये वर्ब हो जाएगा इंटेंगल। और लास्ट में ENT लगा दिए, इंटेंगल में मेंट लगा दिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इंटेंगल से इंटेंगलमेंट। तो जैसे हम सेंटेंस को चंक्स में तोड़ते हैं ना, वर्ड को भी हमें सिलेबल में तोड़ना है, और उस सिलेबल को हमें पकड़ना है जो पहले से हमारे मेमोरी में है। तो इंटेंगल वर्ड हम लोग आसानी से बोलते हैं, इसको इस चीज से इंटेंगल करो, मतलब लिंक करो, जोड़ो, तो सब जुड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, इस तरह से। सही है, उसका काम ही है एक चीज को दूसरी चीज से इंटेंगल करके उलझन बढ़ाना, इंटेंगलमेंट बढ़ाना। तो इंटेंगल से इंटेंगलमेंट याद रहेगा। बोलो, इंटेंगल, इंटेंगलमेंट, इंटेंगल वर्ब, इंटेंगलमेंट नाउन। सही है, तो इसको एक वाक्य में बनाइए, इंटेंगल और इंटेंगलमेंट दोनों यूज हो जाना चाहिए उस वाक्य में। तो सब लोग ट्राई करें, कैसे बनाएंगे, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। इंटेंगल, इंटेंगलमेंट, वह इंटेंगल करके मुझे इंटेंगलमेंट में डाल देता है, वह मुझे इंटेंगल करके कई कामों में इंटेंगलमेंट में डाल देता है। मैं कई कामों के साथ इंटेंगल हो चुका हूं और इस वजह से मेरी इंटेंगलमेंट बढ़ चुकी है। क्या आप कई कामों के साथ इंटेंगल्ड हैं? कई कामों के साथ उलझे हुए हैं? क्या आप कई कामों के साथ इंटेंगल्ड हैं? यस। तो यही तो कारण है आपके इंटेंगलमेंट का, आपके मेस का, आपके इम्ब्रोग्लियो का। सही है, तो इंटेंगल से इंटेंगलमेंट, मेस भोजनालय से मेस, और ब्रो से इम्ब्रोग्लियो। अगला है केओस। केओस नहीं बोलना है ना, केओस। जैसे कैसे होता है, CH होता है तो क का साउंड आ जाता है, क का भी होता है और क का भी होता है। जैसे हेडेक लास्ट में होता है ना, CHE, तो इसको चेओस ना बोल के केओस बोलना है। केओस, केओस का मतलब ही होता है अव्यवस्था, अव्यवस्थित। अगर हम कह रहे हैं कि सब कुछ अव्यवस्थित है, सब कुछ डिरेंज्ड है, अरेंज्ड का उल्टा डिरेंज्ड है, मतलब यहाँ केओस की उस स्थिति बनी हुई है। तो केओस की स्थिति बनी हुई है मतलब अव्यवस्था की। तो केओस एक मिलता जुलता साउंड इसका जो है क्लास है, क्लास है। तो क्लास जो है इसके साथ केओस को इंटेंगल करिए, मतलब लिंक करिए। तो क्लास वर्ड तो मेमोरी में पहले से एकदम फिट है 12 साल से, है ना। क्लास मतलब क्लास होता है वर्ग, अच्छा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि क्लास में जैसे ही लाइट जाती है ना, क्लास में जैसे ही बिजली गुल होती है, वैसे ही केओस की स्थिति हो जाती है। क्लास में केओस की स्थिति कब होती है? जब बिजली जाती है, जाती है। आ रहा है समझ में? जैसे ही बच्चे क्लास में लाइट जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, एक केओस की स्थिति होती है। लेकिन इसे हमें कंट्रोल करना है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो केओस करेंगे ही। जब भी क्लास में लाइट जाएगी केओस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्लास में। क्लास में
लाइट जाने पर कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? केओस। क्या हो जाती है? केओस, अव्यवस्था की स्थिति हो जाती है। टीचर भी इंटेंगलमेंट में पड़ जाते हैं क्योंकि वहां सब कुछ मेस हो जाता है, सब कुछ इम्ब्रोग्लियो की स्थिति में आ जाती है। समझ रहे हैं? इम्ब्रोग्लियो है, केओस है, ये सब का मतलब उलझन हो गया दोस्तों। अगला बताइए, मडल। मडल का मतलब ही होता है उलझन। तो मडल जो वर्ड है इसको भी तोड़िए, मर्डल। तो ये तोड़ना क्या है, इससे एक पार्ट निकाल लेते हैं, मड। तो मड से याद रखिएगा, मड का मतलब मिट्टी होता है, कीचड़ होता है। तो ये आपके दिमाग में पहले से ही होगा, मड मतलब कीचड़, और मडल हो चुका है मतलब सब कुछ अव्यवस्थित हो चुका है, उलझन वाली स्थिति है, गड़बड़ी वाली स्थिति है। तो हम कह सकते हैं ना कि मेरा सारा जो सामान है वो मड में जाके गिर चुका है, मड यानी कीचड़ में जाके गिर चुका है, अब मैं उसको उठा नहीं सकता, ये बड़ी मडल वाली स्थिति हो गई है। मडल मतलब उलझन वाली स्थिति। अब कीचड़ में गिर गया है खाने का सामान, उसको उठाएंगे कैसे? तो ये मड में गिर जाने के बाद चीजें तो मडल हो ही जाएगी। अगर कोई भी खाने का सामान अगर मड में गिर जाएगा तो क्या आप उठा पाएंगे उसे दोबारा खाने के लिए? नहीं। तो फिर ये स्थिति को हम क्या बोलेंगे? मडल। क्लास में लाइट चला जाए तो कैसी स्थिति हो जाती है? केओस हो जाती है। मेरा ब्रो जो है इम्ब्रोग्लियो की स्थिति में है, यानी दुख वाली स्थिति में, उलझन वाली, परेशानी वाली स्थिति में है। समझ रहे हैं? और मेस में अगर खाना पीना ना मिले, सब कुछ इधर उधर हो जाए, तो वो मेस की स्थिति मेस वाली ही हो गई है। मेस में इतना सारा चीज रहता है, सब कुछ मेस हो जाना बड़ा नेचुरल चीज है। ठीक है? तो मडल। अब एक बार बताइए, उलझन परेशानी को हम क्या बोलेंगे? उलझन परेशानी को इम्ब्रोग्लियो, उलझन परेशानी को मेस, उलझन परेशानी इंटेंगलमेंट, उलझन परेशानी केओस, उलझन परेशानी मडल। और डिफिकल्टी कॉमन वर्ड है, ये समझने के लिए बस लिखा है। फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे उलझन और परेशानी को? क्या बोलेंगे उलझन और परेशानी को? क्या बोलेंगे उलझन और परेशानी को? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उलझन और परेशानी को? गुड। अब ये बताइए कि इसका लिंक वर्ड क्या हुआ? इसी से निकाल के ब्रो निकाल के जोड़ा, मेस के अर्थ से जोड़ा। मेस हम कॉमनली भोजनालय ना बोल के मेस ही तो बोलते हैं, पहले से दिमाग में था। यहाँ इंटेंगल वर्ड बार बार बोलते हैं, मैं इन चीजों में इंटेंगल हूँ, मैं उन चीजों में इंटेंगल हूँ। तो इंटेंगलमेंट हो गया, कई चीजों में इंटेंगल्ड है तो उलझन में है इंटेंगलमेंट। क्लास में लाइट चली गई, केओस हो गया, तो क्लास से जोड़ लिया, मड से मडल को जोड़ लिया। समझ गए? आगे चलिए। अगला वर्ड है दोस्तों इम्प्रूडेंट। लिखिए इसको, तीसरा वर्ड लिखिए आज का, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है बताइए जरा? इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है बताइए? इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब हो जाता है, प्रूडेंट बोलते हैं ना, प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान हो जाता है, तो इम्प्रूडेंट का क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होगा? बेवकूफ। इम्प्रूडेंट का क्या हो जाएगा? बेवकूफ। देखिए दोस्तों, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूडेंट का मतलब हो जाता है बेवकूफ। प्रूडेंट का मतलब दूरदर्शी होता है। तो इसमें खोजो तो कौन सा वर्ड होगा? इम्प्रूडेंट मतलब अदूरदर्शी, मतलब बेवकूफ है। इम्प्रूडेंट का मतलब हुआ अदूरदर्शी, बेवकूफ। तो इम्प्रूडेंट का इसमें बेवकूफ के लिए कौन सा वर्ड होगा? तो मैं आपको बता दूं, इम्पॉलिटिक। इम्पॉलिटिक का मतलब ही होता है बेवकूफ। देखिए, और बेवकूफ के लिए कौन कौन सा वर्ड होगा आप जरा रिकॉल करो दिमाग पे जोर डाल के। इम्प्रूडेंट, इम्पॉलिटिक, ये सब एडजेक्टिव है। इम्प्रूडेंट मतलब भी अदूरदर्शी है, बेवकूफ है, इम्पॉलिटिक है, बेवकूफ है। तो बेवकूफ के लिए तो एक वर्ड आपको पता ही है, फूल। ये हमारा नाउन होता है, फूल। और फुलिस बोलेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ये नाउन है। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है ना, तो अनवाइज लग गया पहले, ये प्रीफिक्स लग गया। अनवाइज मतलब बुद्धिमान। अगर हम बोल रहे हैं वीटी, वीटी का मतलब बुद्धिमान होता है, वीट मतलब बुद्धि। खाली वीट बोलेगा ना तो बुद्धि हो जाएगा, अनवीटी बोलेगा तो बेवकूफ हो जाता है, अनवीटी।
सेन का मतलब होता है बुद्धिमान। देखिए दो दो वर्ड याद हो रहा है। सेन मतलब बुद्धिमान, इन सेन का मतलब बेवकूफ हो जाएगा। जैसे जुडिशियस का मतलब हो जाता है बुद्धिमान, जुडिशियस, जज जुडिशियस होता है, और इन जुडिशियस बोलेंगे तो बेवकूफ हो जाएगा। सजेसियस का मतलब भी बुद्धिमान होता है, सजेसियस। अगर इन सजेसियस बोल देंगे तो हो जाएगा बेवकूफ। जैसे वाइज है तो वाइज से अनवाइज बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा। तो आपके लिए दो दो वर्ड है, अन हटा दें तो बुद्धिमान, अन लगा दें तो बेवकूफ। और कल भी एक वर्ड पढ़ा था और पहले भी पढ़ा था, ये एक्सेंट्रिक का मतलब ही पागल ही होता है। एक्सेंट्रिक, ECCENTRIC, कल पढ़ा था ना एक्सेंट्रिक। और पागलपन एक्सेंट्रिसिटी, तनकी है, पागल है, पढ़े थे, है ना। वैसे हम इसको बिग हेडेड भी बोलते हैं। बिग हेडेड का मतलब ही, जैसे हॉट हेडेड का मतलब होता है ना कॉलेरिक, नाना पाटेकर टाइप, बिग हेडेड का मतलब हो जाएगा पागल है, मेनियक है। मेनियक का मतलब ही पागल ही हो जाएगा, मेनियक है, तनकी है, पागल है। सही है। तो इसमें से ज्यादातर वर्ड आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो फूल पढ़ा हुआ है, फुलिस पता है, वाइज से अनवाइज बनाना आ गया। वीट मतलब बता दिए कि वीट मतलब बुद्धि, WIT, वीट मतलब बुद्धि, विटी मतलब बुद्धिमान, और अनविटी का मतलब बेवकूफ। सेन का मतलब समझदार होता है, इन सेन बेवकूफ होता है। जुडिशियस मतलब समझदार, इन जुडिशियस लगा दें तो ये बेवकूफ हो गया। इन सजेशियस बेवकूफ। एक्सेंट्रिक कल भी पढ़ा था, पैसेज में पढ़ा था ना कल, जो पिता अपने बच्चा को बाहर ले गया और बियर पीने के चक्कर में बच्चा को बाहर छोड़ दिया। प्रूडेंट बोलेंगे तो दूरदर्शी हो जाएगा। इरूडाइट मतलब ही होता है विद्वान, अनइरूडाइट बोल दें बेवकूफ हो जाएगा। स्कॉलरली, अनस्कॉलरली बोल दें। सही है। तो अब जरा सा खुद से भी कोशिश करना है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। एक दो वर्ड है, जैसे प्रूडेंट, प्रूडेंस से याद रखिएगा, प्रूडेंट दूरदर्शी। इम्पॉलिटिक, इम्पॉलिटिक में सी लगाइएगा, ई मत लगाइएगा, इम्पॉलिटिक। तो कैसे याद रखेंगे, एक मेमोरी लिंकअप आप करके दिखाइए। इम्पॉलिटिक का मेमोरी लिंकअप करिए, कैसे करेंगे, लिख लिया, बिग हेडेड मेनियक, ये सब का मतलब होता है बेवकूफ। बिग हेडेड मेनियक सब का मतलब होता है बेवकूफ। सही है, सब का मतलब हो जाता है बेवकूफ। तो इम्पॉलिटिक को एक जोड़ के दिखाइए। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे इम्पॉलिटिक, तो पॉलिटिकल याद है ना। तो अगर मैं कहूं पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल, इससे जोड़िए इम्पॉलिटिक को। कैसे जोड़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पर्सन जो है, वो इम्पॉलिटिक नहीं होते हैं, बल्कि जनता को इम्पॉलिटिक समझते हैं। जनता को इम्पॉलिटिक समझते हैं मतलब बेवकूफ समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टी खुद तो पॉलिटिक हैं, पॉलिटिकल पार्टी खुद पॉलिटिक हैं मतलब समझदार हैं, लेकिन जनता को वो इम्पॉलिटिक बनाते हैं। जनता को क्या बनाते हैं, इम्पॉलिटिक। जनता को क्या बनाते हैं, इम्पॉलिटिक। सही है। क्या बनाते हैं, जनता को इम्पॉलिटिक बनाते हैं। तो आसानी से याद कर लिए, पॉलिटिकल पार्टी जनता को क्या बनाते हैं, इम्पॉलिटिक बनाते हैं। क्लियर हो गया। और इसमें और कोई वर्ड इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब आसानी से याद हो जाएगा। जज से जुडिशियस, समझदार हो गया, इनजुडिशियस। सेज साधु, साधु सेजेसियस होता है, समझदार होता है, इनसेजेसियस। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, सेजेसियस, सेज मतलब साधु, साधु सेजेसियस है, और जो साधु नहीं है इनसेजेसियस है, मतलब जो सेज नहीं है इनसेजेसियस है। जज जुडिशियस होते हैं, जो जो और अच्छे होते हैं, समझदार। जो नहीं है वो बेवकूफ है, इनजुडिशियस है। और ये तो गाना भी था एक शाहरुख खान का, मैं जबरा फैन हो गया, मैं इंसेन हो गया। इंसेन मतलब पागल। और एक्सेंट्रिक तो कल पढ़ा ही था पैसेज में, वो आप भूल ही नहीं पाएंगे। चलिए अगला वर्ड जरा देखिए, अक्यूज। अक्यूज
अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना दोस्तों, अक्यूज मतलब आरोप लगाना। और इसका क्या होगा सही आंसर बताइएगा, अक्यूज का सही आंसर क्या होगा बताएं, अक्यूज का सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, एक बार देखिए सारे बच्चे सही से पढ़ रहे हैं, थोड़ा पीछे तक ले जाइए, तब लिखो। अक्यूज का मतलब क्या हुआ? आरोप लगाना। अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, एलिज करना। बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सब बहुत मन लगा के पढ़ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अक्यूज, एलिज, बहुत सुंदर। चलिए, तो अक्यूज का मतलब तो पता ही है, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, अक्यूज्ड आरोपी हो जाएगा। एलिज है, इसका मतलब आरोप लगाना। एक वर्ड लिखिए नया सा, इम्प्यून। इम्प्यून का मतलब ये होता है आरोप लगाना। इम्पेच पढ़ा है ना, महाभियोग लगता है, इम्पेच, इम्पेचमेंट, इम्पेचमेंट महाभियोग होता लगता है, किस पे लगता है? राष्ट्रपति पे ना। बहुत बढ़िया, और बीच बीच में पानी वानी पीते रहना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। कंबल उम्बल सब ओढ़ के बैठो, ठंडा नहीं लगना चाहिए, अंदर में आग लगा हुआ है एकदम। कुछ करना है, कुछ बनना है, तो फिर भारत माता की सेवा करना है, तो अंदर में आग लगा हुआ रहना चाहिए, हमेशा इग्नाइट करके रहना है, जोश एकदम हाई। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाई, गुड। इम्पेच का मतलब भी होता है अभियोग लगाना, लिखिए, इम्पेच का मतलब भी होता है अभियोग लगाना, बहुत सुंदर। इनकल्पेट का मतलब भी होता है आरोप लगाना। लिखिए, इतना ही वर्ड लिखिए, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आएगा, एक एक वर्ड के 50-50 वर्ड आ जाएंगे, बस इसको हमको डिस्कस करते रहना है। तो अक्यूज, एलिज ये कॉमन वर्ड है, इम्प्यून है, इसको याद करिए। तो इम्प्यून है, तो इम्प्यून को कैसे याद करेंगे? प्यून से। प्यून का मतलब होता है ना, जो प्यून एक पोस्ट है, तो इम्प्यून बोलेंगे, और सही उच्चारण बोलिएगा, इम्प्यून, इम्पग्न ना बोलना है, इम्प्यून। इम्प्यून का मतलब आरोप लगाना। तो हम कह सकते हैं ना कि प्यून के कहने पे, प्यून के कहने पे आप इम्प्यून कर रहे हैं मुझे, प्यून के कहने पे आप मुझे इम्प्यून कर रहे हैं। जरा फिर से बोलो, प्यून तो पहले से मेमोरी में है, प्यून के कहने पे आप मुझे इम्प्यून कर रहे हैं। क्या मेरा अपना कोई स्टेटस नहीं, अपना कोई मान सम्मान नहीं, प्यून के कहने पे आप इम्प्यून कर रहे हैं, आप अपना खोपड़ी नहीं लगा रहे। तो प्यून से इम्प्यून हो गया, आरोप लगाना। अगला है इम्पेच। तो महाभियोग एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, इम्पेचमेंट। इम्पेचमेंट का मतलब महाभियोग होता है, जो इम्पेचमेंट लगता है न्यायाधीश पे, राष्ट्रपति पे, और उसको भी लगाने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो इम्पेचमेंट, इम्पेच, अगर हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पे जो इम्पेच लगा सकता है, वो उसको इम्पेच करने का एक अपना प्रक्रिया है, या चीफ जस्टिस पे को भी महाभियोग लगाने का एक प्रक्रिया है, इम्पेच करना। तो इम्पेच करना महाभियोग लगाना होता है। जैसे क्राइम तो अपराध हुआ, फेलोनी महाअपराध हो गया, तो ये इम्पेच कॉमनली हम यूज नहीं करते। कॉमनली हम आपस में एक दूसरे पे अगर हम आरोप लगा रहे हैं, तो अक्यूज बोलेंगे, एलिज बोलेंगे, इम्प्यून बोलेंगे। लेकिन इम्पेच होता है स्पेशल टर्म, जो राष्ट्रपति वगैरह के लिए यूज करते हैं, हम न्यायाधीश के लिए यूज करते हैं, चीफ जस्टिस के लिए। और अगला वर्ड है इनकल्पेट। तो इनकल्पेट में एक कल्पेट वर्ड यूज करिएगा। कल्पेबल का मतलब होता है दंडनीय, कल्पेबल का मतलब होता है दंडनीय, और कल्प्रीट का मतलब मुजरिम होता है। कहते हैं ना, मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। तो कल्प्रीट का मतलब मुजरिम, कल्पेबल यानी कि दंडनीय। तो कल्प्रीट से याद करेंगे, इस कल्प्रीट पे को इनकल्पेबल, इनकल्पेट किया गया है। इसको इनकल्पेट करके, अगर आपको कोई इनकल्पेट करके मुजरिम
बना सकता है। आपको कोई इनकल्पेट करके, अभियोग लगा के, आरोप लगा के कोई आपको कल्प्रीट बना सकता है, मुजरिम। तो कल्प्रीट, इनकल्पेट, कल्प्रीट, इनकल्पेट, कल्प्रीट, इनकल्पेट, इम्पेचमेंट, इम्पेच, प्यून, इम्प्यून और एलीज और अक्यूज, ये दोनों कॉमन वर्ड है, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला वर्ड लिखो बेटा, एम्ब्रियोनिक। अगला वर्ड लिखिए एम्ब्रियोनिक। अगला वर्ड लिखिए एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है इमैच्योर। एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है इमैच्योर। तो अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक, इमैच्योर। देखो, एम्ब्रियोनिक, इमैच्योर, ठीक है, एम्ब्रियोनिक, इमैच्योर। अब जरा बताइए, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आपने पढ़ा है बायोलॉजी में? एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, यानी कि एकदम शुरुआती वाली अवस्था होता है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, कहते हैं ना। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है। एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण, भ्रूण, भ्रूण मतलब शुरुआती अवस्था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक मतलब एकदम प्रारंभिक, अपरिपक्व। इसका हिंदी लिखिए, प्रारंभिक या अपरिपक्व। प्रारंभिक या अपरिपक्व। तो अपरिपक्व के लिए पहले भी आपने बहुत सारा वर्ड लिखा है, जरा याद करो और बताओ। लिखा था एक टायरो, लिखा था टायरो। टायरो का मतलब अनुभवहीन था, अपरिपक्व था, टायरो। और क्या लिखा था? नेस से लिखा था, नेसेंट। ये पहले से वर्ड आपने पढ़ा है, हम याद करा रहे हैं। नेसेंट लिखा था, अडोलसेंट लिखा था, अडोलसेंट, अडोलसेंट लिखा था। बड मतलब कली होता है, तो बडिंग भी बोल देंगे। प्रारंभिक है, अपरिपक्व है, बडिंग है, कली है। टायरो है, नेसेंट है। आपने एक और वर्ड लिखा था ना, नोवाइस। आपने लिखा था ग्रीन फिंगर। आपने लिखा था ग्रीन हॉर्न। ये सब का मतलब अपरिपक्व हो गया, अपरिपक्व। तो देखो, इसमें टायरो आपने पहले पढ़ा है, नेसेंट पढ़ा है, एडोलसेंट पढ़ा है, ग्रीन फिंगर पढ़ा है, नोवाइस पढ़ा है, आप ग्रीन हॉर्न पढ़े हैं। ये 3 वर्ड बस नया है। तो एम्ब्रियो से याद रखिएगा, एम्ब्रियोनिक। कोई अगर भ्रूण की अवस्था में, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, मतलब भ्रूण है वो, अभी वो पूरा बना नहीं है, एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियोनिक है मतलब प्रारंभिक अवस्था में है, समझ रहे हैं? तो इंसिपिएंट भी बोल सकते हैं। इंसेप्शन होता है ना प्रारंभिक, नींव, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट है, प्रारंभिक है, प्राइमरी है। अब यहाँ देखिए, बर्ड आपको पता है, बर्डिंग को बर्ड से जोड़िए। बर्ड मतलब कली होता है, तो कली खिल के फिर गुलाब बनता है, कली खिल के फिर फूल बनता है। फूल हो गया मतलब मैच्योर हो गया। लेकिन बर्ड है, कली है, तो अभी खिलना बाकी है, मतलब अपरिपक्व है। जैसे एम्ब्रियो अभी बच्चा बनना बाकी है ना? तो एम्ब्रियो है मतलब अभी भ्रूण की अवस्था में है, बर्ड है मतलब कली की अवस्था में है, तो आसानी से याद हो जाएगा। बर्ड, अभी इस बर्ड को फ्लावर बनने में टाइम लगेगा, मतलब अभी बडिंग की अवस्था में है, मतलब अपरिपक्व है, मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है। एम्ब्रियो की अवस्था है, एम्ब्रियोनिक है, प्रारंभिक अवस्था में है। नोवाइस है। एक और वर्ड आपने लिखा था, मैं याद करा देता हूं, नियोफाइट लिखा था ना। नियो मतलब नया होता है, नियोफाइट है। नोवाइस है, ग्रीन है, हरा है, अभी पका नहीं है। ग्रीन फिंगर है, ग्रीन हॉर्न है, ऐसे याद हो जाएगा। अभी ग्रीन है, हरा है, ग्रीन हॉर्न। अभी हरा है, पका नहीं है, ग्रीन फिंगर। अभी नया है, नियोफाइट, नोवाइस,
समझ रहे हैं? अभी बड है, बडिंग है, इंसेप्शन न्यू वाली अवस्था में, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनता है तो उसको इंसेप्शन शुरुआत में डालते हैं, यानी कि नींव डालते हैं, फाउंडेशन, तो इंसिपिएंट बोलते हैं, टायरो बोलते हैं। ये सब का मतलब अपरिपक्व हो गया। चलिए अगला वर्ड देखिए। अब देखिए कोई भी वर्ड ना बार बार रिपीट होता है तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे रेड है, रेड, तो रेड का मतलब हमला होता है, कल भी पढ़ा था हमने, तो इसका हो जाएगा, रेड का हो जाएगा दोस्तों, रेड मतलब हमला होता है, फोरे, कल पढ़ा था, ये दोनों वर्ड आपने पढ़ा था। अब कुछ नया वर्ड आप बताइए। रेड हमने कल पढ़ा था, हमला, फोरे भी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था याद करो, इन्वेशन पढ़ा था, इन्वेशन, इन्वेड से, इन्वेडर से इन्वेशन पढ़ा था, अटैक होता है, असॉल्ट होता है, क्या पढ़ेंगे, असॉल्ट, असॉल्ट नहीं, असॉल्ट, अटैक, ठीक हो, फिर इसको लिंकअप करेंगे, असॉल्ट, अटैक, बहुत बढ़िया बेटा, सब लोग लिखिए। अटैक तो हमारे लिए कॉमन वर्ड है, नया वर्ड लिखिए, ऑनस्लाउट, ऑनसेट, ये दो वर्ड हमारे लिए नया है, बाकी सब हमने कल ही पढ़ा था, पढ़े थे ना। तो ये वाला जैसे है रेड, तो आपने कॉमन वर्ड सुना है कि इनकम टैक्स उस बिजनेसमैन के ऊपर रेड किया, हमला किया, धावा बोला। पूरी, बहुत सारे इन्वेडर्स पहले भारत पे आक्रमण करके भारत के अर्थव्यवस्था को फोड़ डाला, यानी फोड़े करके, फोड़े करके फोड़ डाला, ऐसे करके याद रखिए। इन्वेड करना मतलब आक्रमण करना, इन्वेडर आक्रमणकारी, कल भी लिखाया था, इन्वेड आक्रमण करना, इन्वेडर आक्रमणकारी, इन्वेशन हो गया, आक्रमण, ये नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कॉमन नाउन, ये वर्ब। असॉल्ट बोलेंगे, असॉल्ट राइफल से उसने असॉल्ट किया, असॉल्ट राइफल से उसने अपने दुश्मनों पे असॉल्ट किया, हमला किया, तो हमला करने वाला राइफल, असॉल्ट राइफल, उससे उसने असॉल्ट किया, ऐसे याद रहेगा। स्लाउट आपने पढ़ा है, स्लाउटर, जहां पे जानवरों की हत्या करते हैं, तो कह सकते हैं कि इन जानवरों पे या उन लोगों को स्लाउट करने के लिए उन लोगों पे ऑन स्लाउट करना पड़ेगा। स्लाउट करना मतलब कत्ल करने के लिए ऑन स्लाउट, तो स्लाउट, स्ले, स्ले मतलब हत्या करना होता है, तो स्ले से जोड़ सकते हैं, स्ले, स्लाउटर, ये सब पढ़ा था। तो स्लाउट वर्ड से याद रखिएगा कि वी आर रेडी फॉर ऑन स्लाउट, तो स्लाउट करना मतलब किसी को वध करना, हमला करना, धावा बोलना, उसके लिए हम लोग सेट हैं, ऑन सेट, वी आर सेट फॉर ऑन सेट, वी आर सेट फॉर ऑन सेट मतलब हम लोग तैयार हैं हमला के लिए, वी आर सेट फॉर ऑन सेट, सेट से ऑन सेट, स्लाउट से ऑन स्लाउट, असॉल्ट राइफल से असॉल्ट, इन्वेड, इन्वेडेंस, इन्वेडर से इन्वेशन, और फोड़ डालना, फोरे, और रेड, इनकम टैक्स रेट। सही है। अगला देखो, अगला वर्ड है इनडिफेटिजिबल। देखिए इनडिफेटिजिबल, डिफिट का मतलब हार हो जाता है, आज जो हारने वाला ना हो, वो हार ना माने, उसको कहेंगे एकदम थकता नहीं है, हारता नहीं है, अनटायरिंग। इनडिफेटिजिबल, अनटायरिंग, रिलेंटलेस, इनविंसिबल, इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल, UUER ABLE, अनकॉन्करेबल। ये सब का मतलब होता है अजय, जो हारता नहीं है, अजय है, इनविंसिबल है, इनडिफेटिजिबल है। इनडिफेटिजिबल है
आज एक ही सेट पढ़ाएंगे, कल 2 सेट कराए थे, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था तो कुछ वर्ड याद नहीं हुआ होगा, तो पूरा टाइम लेके मैं इसको करा रहा हूं आराम से। देखो ये सब का मतलब हो गया अजय है जो हारता नहीं है, तो डिफीट से हो जाएगा। डिफीट मतलब हराना होता है, इनडिफेटिजिबल, लेकिन स्पेलिंग पे याद रखिएगा, डिफीट नहीं है, इनडिफेटिजिबल है, तो वह इनडिफेटिजिबल है, तो इसका लिंक वर्ड हो जाएगा डिफीट, उसको कोई हरा नहीं सकता, वो इनडिफेटिजिबल है। अनटायरिंग, उसको कोई थका नहीं सकता, वो अनटायरिंग है। रिलेंटलेस मतलब उसमें कोई थकान नहीं होता है, रिलेंट मतलब थकान होता है, तो रिलेंटलेस है मतलब वो थकता नहीं है। विंसिबल का मतलब जीतना होता है, विंसिबल मतलब कमजोर हो जाता है। इनविंसिबल, विंसिबल का मतलब कमजोर हो जाएगा, जिसको लोग हरा सकते हैं, विंसिबल। और इनविंसिबल है मतलब अजय है, जो आसानी से हार जाए, जिसको हराया जाए विंसिबल, जिसको ना हराया जाए इनविंसिबल। कॉन्कर से याद रखिएगा, कॉन्कर मतलब जीतना होता है, तो कॉन्करेबल हो जाएगा, जीतने योग्य कॉन्करेबल यानी कि कमजोर है, लेकिन अनकॉन्करेबल है मतलब कमजोर नहीं है, अजय है। तो कॉन्कर से अनकॉन्करेबल, विंसिबल से इनविंसिबल, रिलेंट से रिलेंटलेस, और टायरिंग से अनटायरिंग, डिफीट से इनडिफेटिजिबल याद रखेंगे। सबका मतलब अजय है, सब हमारा एडजेक्टिव है। अगला जरा वर्ड देखिए दोस्तों, अगला है प्रोटेक्शन। अगला है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, तो प्रोटेक्शन का इसमें हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना। प्रोटेक्शन का हो जाएगा प्रिजर्वेशन, लिखिए प्रोटेक्शन सुरक्षा, प्रिजर्वेशन PRE प्रिजर्व से बना है प्रिजर्वेशन। सिक्योरिटी सुरक्षा, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब भी होता है सुरक्षा। इंश्योरेंस का मतलब होता है सुरक्षा, इंश्योरेंस। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। देखिए प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब भी होता है सुरक्षा, कंजर्वेशन। ठीक हो, ये सब का मतलब होता है सुरक्षा। सब लोग लिखेंगे, एक एक वर्ड लिखना और सब स्पेलिंग सही लिखना, एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, सारे वर्ड को सही से लिखिएगा। पहला वर्ड है कंजर्व करना। कंजर्व मतलब सुरक्षित करना। बोलते हैं ना कि हम लोग को जंगल को बचाना है, कंजर्व करना है, पानी को बचाना है, एक एक बूंद कीमती है, कंजर्व करना है। तो कंजर्व हमारा वर्ब हो गया, कंजर्व से बना कंजर्वेशन। अब कोई भी सामान को फ्रिज में रख के प्रिजर्व करो, प्रिजर्व करो मतलब सुरक्षित करो, प्रिजर्व वर्ब हो गया, वर्ब से बन गया प्रिजर्व से प्रिजर्वेशन नाउन। सिक्योर करना मतलब सुरक्षित करना, तो सिक्योर वर्ब हो गया, सिक्योर से बन गया सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी कर देंगे तो असुरक्षा हो जाएगा। डेमन से हमें बचाना है उन लोगों को, डेमन मतलब राक्षस से, डेमन से उन लोगों को इंडेमनिटी देना है, सुरक्षा देना है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेके अपने परिवार को इंश्योर्ड करो, तो इंश्योर का मतलब ये होता है जीवन बीमा करना, सुरक्षा करना। सेफ से बना सेफ्टी, तो इसमें एक ही वर्ड है जो आपको नहीं आता होगा, इंडेमनिटी। बाकी प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन आप जानते ही हैं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी सेफ्टी ये सब आसान वर्ड है, तो आप इंडेमनिटी याद करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला वर्ड देखिए, इनोकुअस। अगला वर्ड लिखिए बेटा, इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस। जो इनोकुअस है मतलब हार्मलेस है, मतलब उससे इनोकुअस एनिमल है, तो इनोकुअस एनिमल है, इसका मतलब कि शांत जानवर है,
हार्मलेस है, हार्म नहीं पहुंचाता है। इनॉक्सियस है, इनोसेंट है, हार्मलेस है। ठीक हो, इनोकुअस, हार्मलेस, इनॉक्सियस, इनोसेंट, ये सब का मतलब हो जाएगा कि शांत है, एकदम डोसाइल है, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। डोसाइल भी लिख लीजिए, बोलते हैं ना डोसाइल काऊ, मतलब एकदम सीधा साधा भोला वाला। लिख रहे हैं सब? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसे ही मन लगा के पढ़िए। बहुत नजदीक है आपकी सफलता, बस कुछ समय का बात है, बस कुछ टाइम की बात है। बस अपना रिदम इसी तरह से बना के रखें, बहुत अच्छा होगा। तो बताइए, इनोकुअस, इनोकुअस का मतलब हो जाएगा बहुत शांत है, हार्मलेस है। इनोकुअस है मतलब नुकसान रहित है। मतलब ऑफेंसिव का मतलब आक्रामक होता है ना, इनऑफेंसिव है। देखो, इनॉक्सियस, इनोकुअस में डबल एन है आई के बाद, इनॉक्सियस में भी डबल एन है, इनोसेंट में भी डबल एन है। तो इनोक्सियस और इनोकुअस और इनोसेंट को एक साथ याद कर सकते हैं। इनोसेंट है, इनोक्सियस है, इनोकुअस है। गाय एक मासूम प्राणी है, गाय एक मासूम प्राणी है, बहुत ही शांत प्राणी है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो लिखेंगे अ काउ इज एन इनोसेंट, इनोकुअस, इनॉक्सियस एनिमल। बोलो, इनोसेंट, इनॉक्सियस, इनोक्सियस डबल एन है, इनोक्सियस। डबल एन हो, डबल एल हो तो थोड़ा सा लंबा खींचना है। इनोसेंट, इनोक्सियस, इनोकुअस, याद रहेगा। इनोकुअस, इनोक्सियस, इनोसेंट, ये सब का मतलब हुआ डोसाइल है। बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, हार्मलेस होते हैं, इनोसेंट होते हैं, इनोकुअस होते हैं, इनॉक्सियस होते हैं, डोसाइल होते हैं, हार्मलेस होते हैं, इनऑफेंसिव होते हैं। ठीक है, आसानी से याद करिएगा। इसमें डोसाइल वगैरह वर्ड, इनोसेंट हम लोग बार बार यूज किए हैं। अगला है क्रिटिसिज्म, लास्ट वर्ड, आज का सिनोनिम का लास्ट वर्ड है। देखिए, क्रिटिसिज्म, इसके तो बहुत सारे वर्ड आप बता देंगे। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, क्या हो जाएगा? डियाट्राइब, डियाट्राइब, एएसएससी में कई बार पूछा गया है डियाट्राइब, डियाट्राइब लिखिए। क्रिटिसिज्म, इसका मतलब हुआ आलोचना या डियाट्राइब। देखिए, आपने बार बार ये वर्ड बोला है, सेंसर, आलोचना। सेंसर मतलब ही आलोचना होता है। आप और भी बहुत सारा वर्ड आपने पढ़ा था, वहां से बनाइए। जैसे पढ़ा था ना, किसी को नीचा दिखाने के लिए मोर्टिफाई बोलते हैं, या मोर्टिफिकेशन बना सकते हैं। मोर्टिफाई आपने पढ़ा है, मोर्टिफिकेशन हो जाएगा। कैस्टिगेट मतलब डांटना होता है, तो कैस्टिगेशन लिख दीजिए, आलोचना हो जाएगा। ये ऑप्रोब्रियम लिखिए, ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम बार बार आता है, ऑप्रोब्रियम। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, स्पेलिंग में गलती ना हो। ऑप्रोब्रियम ये बार बार आया है, ऑप्रोब्रियम और डियाट्राइब ये वर्ड बार बार पूछे जाते हैं। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डियाट्राइब और ऑप्रोब्रियम। बाकी आप बिलिटिल से क्या बनाएंगे? बिलिटलिंग, अवेस से अवेसमेंट, डिवेस से डिवेसमेंट, ऐसे करके सैकड़ों वर्ड हम बना सकते हैं। डिग्रेड से डिग्रेडेशन, है ना। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, तो कंडेमनेशन कह सकते हैं।
कंडेमनेशन स्कॉर्नफुल से स्कॉर्न लिखिए, स्कॉर्न मतलब ही निंदा हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। डिग्रेड से डिग्रेडमेंट हो जाएगा, अवेस से अवेसमेंट, मॉर्टिफाई से मॉर्टिफिकेशन। पढ़ा था ना मॉर्टिफाई, तो मॉर्टिफाई से क्या हो जाएगा, मॉर्टिफिकेशन। बिलिटिल से बिलिटलिंग, क्रिटिसाइज से क्रिटिसिज्म, सब्जुगेट से सब्जुगेशन, डिग्रेड से डिग्रेडेशन। ऐसे बनाना है वर्ड। कैस्टिगेट हमने पहले पढ़ा है, डांटना, फटकारना, रेंट करना, रिप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना, रिप्रूव करना, उन सब से हम नाउन बना सकते हैं। तो इसमें आप दो वर्ड इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, डियाट्राइब और ऑप्रोबियम का मतलब आलोचना होता है, ये बार बार पूछा जाएगा।